नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। मैं आज के इस पॉडकास्ट में बात करूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो फ्रांस की का दौरा था। ये एक दौरे जितने भी होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे किसी भी मुल्क का हो, छोटा हो या बड़ा हो। और उसके अंदर आज के दौर में जो मेन चीज़ होती है, वो होती है ट्रेड एंड कॉमर्स। पॉलिटिक्स तो बहुत पीछे हो चुकी है। अ, किसी भी दौरे को जज करने के लिए ये देखा जाता है कि कितने एग्रीमेंट हुए, किस नेचर के हुए। हम जब भारत के दौरे होते हैं अरब देशों के या दूसरे देशों में, तो वहाँ दूसरे नेचर की बातचीत होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स के अलावा बातचीत होती है। लेकिन जब पश्चिमी देश, खास तौर से अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली या और दूसरे स्वीडन, डेनमार्क, इन सब जगहों पे अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहाँ ट्रेड कारोबार बढ़ाने के साथ साथ जो बात होती है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत की जो नीति है वो ये है आत्मनिर्भर भारत की। ये शुरू से रही है। भारत हमेशा से चाहता था कि सेल्फ सफिशिएंट रहे हर चीज बनाने में। अब ये गवर्नमेंट भी काफी इसके ऊपर जोर दे रही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है, दो चीजें होती हैं। तो हमारे पास काफी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो न्यूक्लियर का क्षेत्र हो या फिर उसके बाद स्पेस में, जैसे अभी हमने चंद्रयान भेजा, इससे पहले भी हमारा काफी सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम रहे हैं। तो हम इस दौरे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो टेक्नोलॉजी की बातचीत थी। और भी मसलों पे बातचीत हुई कि किस तरीके से ट्रेड बढ़ाया जाए। हमारा फ्रांस के साथ द्विपक्षीय जो ट्रेड है, यानी बायलैटरल ट्रेड जो है, लगभग 12.5 बिलियन का है। उसको बढ़ा के कोशिश की जाएगी इस साल के अंत तक $15 बिलियन। ये बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, इसलिए कि फ्रांस के पास बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत चीजें हैं। इस दौरे में बातचीत जो हुई है वो ये तय हुआ है कि ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन भारत चाहता है कि उनके साथ मिलके सहयोग से भारत के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और यही उन्हीं ने अमेरिका में भी कोशिश की थी। जो अमेरिका ने हमको वहाँ की जो जीई कंपनी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सप्लाई करेगी तेजस फाइटर बॉम्बर प्लेन के लिए इंजन यहाँ बनाएगी, तो उसमें 80% टेक्नोलॉजीज वो भारत को ट्रांसफर करने पे राजी हो गए। और जो क्रिटिकल है वो उसको अभी रोक रखा। फ्रांस से जो बातचीत हो रही है कि वो 100% टेक्निकल जो वो ट्रांसफर करें इसी इंजन बनाने के लिए, जो एडवांस फाइटर प्लेन्स उनके लिए। पॉलिसी ये है कि हम एक बार चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमको हासिल हो जाए, खासतौर से इंजन बनाने की, तो फिर हम क्वांटम जंप ले सकते हैं। यानी क्वांटम जंप लेके हम एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वहां से ऊपर जाना हम स्वयं चले जाएंगे। भारत भी ये टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकता है, उसके लिए बहुत पैसा और काफी समय की जरूरत है, जो हमने मिस कर दिया। अब ये है कि हम एक क्वांटम जंप लेंगे, फिर उसके बाद आगे हमारा डेवलपमेंट जारी है। फ्रांस ने बहुत सी चीज़ों पे बात की, स्पेस हो, न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन हो या डिफेंस कोऑपरेशन, जिसके अंदर कई चीज़ें, बहुत से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, बहुत से अभी बाकी है साइन होना। भारत उनसे रफाइल फाइटर बॉम्बर्स भी खरीदेगा, जो कि नेवी के लिए काम करेंगे। और इसके अलावा एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, लगभग 80,000 करोड़ रुपए की डील बनती है टोटल। ये डील बहुत सी चीज़ों पे तो अभी नहीं साइन हो पाई है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इसमें। इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट है, बाकी होते होते समय लगता है, क्योंकि आप किस तरह के फाइटर, आपको क्या क्या किस प्रकार की एवियोनिक्स चाहिए, किस प्रकार के जो बहुत से सिस्टम्स होते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। वो भारत अपनी नीड बताता है, तो उसके हिसाब से फिर कॉस्टिंग होती है, फिर उसके बाद ये तय होता है कि प्राइस एक तय होती है, एग्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ होता है। ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है। डीआरडीओ और दूसरे जो इसके लोग हैं जो काम करते हैं सेना से जुड़े हुए, वो ये सब काम आगे करेंगे और एक किसी समय ये डील हो जाएगी। दूसरा एक और
टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अच्छा ये भी है कि फ्रांस, इंडिया ने ये भी तय किया है कि ये तीसरे देशों में भी जाके अपना सामान बेचेंगे। यहाँ बनाएँगे तो दूसरी जगह, चाहे डिफेंस का हो या नॉन डिफेंस भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एम्फेसिस डिफेंस पे इस समय बहुत ज़्यादा है। और फिर उसके बाद इसलिए कि ये इंजन वगैरह अगर हम बनाने लगेंगे तो फिर हम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। सिविल एविएशन यानी जो एयरलाइंस जिस तरह के प्लेन बनाता है वो हम उसको भी बनाने में सफल रहेंगे। और उसके लिए अलग-अलग देशों से भारत बात भी कर रहा है। रशिया के साथ भी हमारा डेवलपमेंट है। रशिया बहुत समय से हमको टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र करता रहा है और यही नहीं बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन भी जैसे ब्रह्मोस के साथ हुआ है और बहुत सी चीज़ों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल और भी दूसरे के साथ हमारे जॉइंट प्रोडक्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि वो और बढ़ेगा बहुत सी चीज़ों पे। अब एम्फेसिस ये है कि हम यहाँ पे बनाएँ, कॉस्ट कम होगी, फिर दूसरी बात ये भी है कि इसको हम तीसरे शहरों में, मुल्कों में बेचें भी। तो उससे ये हो जाता है कि हमारी जो कॉस्ट है या जो हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है, वो कम होने की संभावना नज़र आती है। और तीसरे देशों में भी फ्रांस को ये लगता है कि भारत की छवि खासतौर से ग्लोबल साउथ यानी जो डेवलपिंग नेशन है उसमें बहुत अच्छी है। चाहे वो अफ्रीका हो और एशिया के जो देश हैं। फ्रांस की स्वयं छवि जो है अफ्रीका के अंदर बहुत खराब है। फ्रांस ने की जो कॉलोनियल रूल जिन देशों में था जैसे अल्जीरिया, तुनिसिया, चाद, नाइजर, माली और बहुत से देशों में वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है वहाँ के लोगों को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आज़ादी तो वो दे दी उन्हीं ने इनमें से बहुत से देशों में, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो प्रो फ्रेंच थी और इंतहाई करप्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पे। उसके चलते हुए वो मुल्कों में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए, पिछड़ गए बहुत ज़्यादा और उस पिछड़ने की वजह से वहाँ पे पहले सेकुलर मूवमेंट खड़ा हुआ जिसको फ्रांस और वहाँ की सेना ने दबा दिया। अब वहाँ पे इस्लामिक फोर्सेस खड़ी हो गई हैं और एक नई जागरूकता फ्रांस के खिलाफ और कॉलोनियल रूलर्स के खिलाफ, ब्रिटेन फ्रांस दोनों के खिलाफ अफ्रीका में चल रहा है। एक बड़ा माहौल बना है, हम किसी समय उसके ऊपर अलग से बात करेंगे। यही नहीं बल्कि माली ने तो फ्रेंच ट्रूप्स जो उनके यहाँ इस्लामिक मिलिटेंट से डील करने के लिए आए थे, जो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे रहे थे, उनको कहा कि फ्रांस से कह दिया है कि वो वापस बुला ले और यही नहीं बल्कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के भी जो वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स थी उससे भी कहा कि आप तशरीफ ले जाइए। माली का मानना ये है, माली के बहुत से लोगों का मानना ये है वहाँ पे कि ये जो लोग थे बजाय ये असमर्थ रहे हैं आतंकवाद को रोकने में और दूसरी बात ये भी है कि ये लोग की कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि इनको खत्म किया जाता। तो इस वजह से अब फ्रांस को लगता है कि भारत के माध्यम से वो बहुत से देशों में जा सकता है, खासतौर से खाड़ी के जो देश है यहाँ के ऊपर भी उसको मिल सकता है। फ्रांस के अंदर इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। यूक्रेन की वॉर एक तरफ चल रही है, यूक्रेन की वॉर चलते हुए वहाँ पे उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी असर है। एनर्जी उनको काफ़ी यानी तेल, गैस काफ़ी महँगा खरीदना पड़ रहा है और जो उनका ट्रेड होता था रशिया से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है सैंक्शंस के चलते हुए और फिर उसके अलावा ये भी है कि एक तरफ रशिया कमज़ोर हो रहा है तो दूसरी तरफ ये देश भी जिन्होंने उस पे सैंक्शंस लगाए हैं, उनके यहाँ भी प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है। इन्फ्लेशन बहुत है फ्रांस के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती हुई नज़र आए दिन वहाँ डेमोंस्ट्रेशंस होते रहते हैं। अभी कुछ ही समय की बात है कि वहाँ के ऊपर वे जो एम्प्लॉयमेंट एज सर्विस बढ़ा के 60 से 62 कर दी उसके खिलाफ फ्रेंच है। फ्रांसीसी जो है वो चाहते हैं 60 साल में रिटायर हो उसके बाद दुनिया घूमें, आराम करें, मस्ती करें, फन करें, मेहनत बहुत कर ली तो नहीं चाहते और 2 साल काम करना। उनकी थिंकिंग अलग है, हम लोग की तरह से नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि दूसरे लोग ये चाहते हैं कि इनकी एज अगर बढ़ जाएगी तो 2 साल एम्प्लॉयमेंट कम रहेगा, उनको जॉब नहीं मिलेगी। और गौरतलब ये है कि फ्रांस के अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ बहुत सी हैं, इसमें ये बड़ी संख्या में ये लोग काम करते हैं। फिर फार्मर्स की भी स्ट्राइक चल रही थी,
फिर हमने देखा येलो जैकेट मूवमेंट जो था वो बहुत दिन चला, तो लगातार। और मैक्रोन जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो है, ये किसी भी चीज को, किसी भी डिमांड को आसानी से मानने पर तैयार नहीं। लोग थक गए स्ट्राइक करते करते। फिर वहाँ पे कास्ट नहीं बल्कि वहाँ के ऊपर रेस को भी लेके बड़ा, नस्लवाद की भी बड़ा बड़ा मसला है। अभी हमने देखा कि जिस तरीके से एक 16 साल के बच्चे को, जो कि अल्जीरियन मूल का था, नाहिल, उसकी जिस तरह से पुलिस ने हत्या की, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अमेरिका के अंदर इन लोगों ने की थी, एक ब्लैक पर्सन की हत्या पुलिस वाले ने, जिसके ऊपर वहाँ पे ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट खड़ा हुआ था। इस दफे अल्जीरिया मूल के लोग और दूसरे भी जितने भी अफ्रीकन मूल के लोग थे, उन लोगों ने काफी उपद्रव मचाया और बहुत सी जगहों पे आग लगा दी। यही नहीं बल्कि मार्केट जो है शांजलीजे स्ट्रीट के ऊपर, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो महंगे एक्सपेंसिव गुड्स बेचते हैं, उनको लूटा भी। तो ये मसला जो है उनके यहाँ बहुत पुराना है रेसिज्म का। और ये लोग आज से नहीं, ये सब ये देश जो थे ये पहले स्लेव ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे। भी कॉलोनियल पीरियड में जिस तरह से इन्होंने बर्बरियत दिखाई है फ्रांस ने खास तौर से अपनी कॉलोनीज में, जो कि ज्यादातर अफ्रीका में थी, तो उनके यहाँ भी ये समस्या है। और इसी वजह से अब फ्रांस को ऐसा लगता है कि भारत के साथ चल जुड़ के वो बहुत से देशों में जा सकता है, क्योंकि भारत की छवि अच्छी है और वो नई तरह का ऐसा ट्रेंड लगता है जिस बातचीत में उन्हीं ने जिस तरह के डिक्लेयर किए। अब दूसरी बात ये भी है कि इंडिया का कहना ये है, और इंडिया भी चाहता है, फ्रांस भी चाहता है, कि फ्रांस जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके कुछ वहाँ पे असेट्स हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, बेसेस हैं जो बना रखे हैं, आइलैंड्स वगैरह हैं जिसके ऊपर इनका अभी भी कब्जा है। और वहाँ पे फ्रेंच मिलिट्री बेसेस या नेवल बेसेस बने हुए हैं। और वो भारत का मानना यह है कि फ्रांस को भी ज्वाइन करना चाहिए इंडो पैसिफिक जो क्वाड है, जिसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इसके अलावा भारत चाहता है कि ये भी ज्वाइन करे, फ्रांस भी। तो अब देखना ये है कि क्या आगे किस तरह से बात बढ़ती है भारत में। दूसरी चीज ये है कि फ्रांस एक चीज और कह रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है, वो भी बात करने लगा है, उसकी ये समझ में आ गया है कि अब दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा बहुत दिनों तक। इसीलिए जिस तरीके से ब्रिक्स देश या जिस तरीके से डी डॉलराइजेशन प्रोसेस हो रहा है पूरी दुनिया में, मैं तो कहूँगा ये पूरे पूरे देश जो है आसियान के, वो कह रहे हैं कि हम लोकल करेंसी में आपस में ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया जो कि बहुत ही ट्रस्टेड वेस्टर्न नेशंस का, यानी अमेरिका और पश्चिमी देशों का एलाई होता है, वो भी अपनी दूरी अमेरिका से बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दूरी से मुराद मेरी ये है कि वो नए दोस्त बना रहा है, रशिया, चाइना, इंडिया, इन जगहों पे उसका ट्रेड बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और यहाँ पे बात कर रहा है वो, ये कहने लगा कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेंगे। तो अब फ्रांस को भी ये लग रहा है कि इंडिया के साथ मिलके वो जा सकता है। फ्रांस ने यही नहीं बल्कि फ्रांस ने अपनी फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने तो यहाँ तक कहा है कि वो ब्रिक्स मीटिंग में भी चाहते हैं ज्वाइन करना। उन्होंने अपना तो इनवाइट कर, उन्होंने साउथ अफ्रीका से कहा है कि वो उनको इनविटेशन दे, इनवाइट कर ले। पता नहीं वो जाएंगे, इनविटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, मगर यूरोप अमेरिका में अभी वैसे ही है जैसे पहले वो लोग सोचते थे। उनको इस बात का यकीन है कि वो अपना वर्चस्व दोबारा से बनाने में कामयाब हो जाएंगे, खासतौर से अमेरिका को। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका ही इन पॉलिसीज को सब डिसाइड करता है, बाकी जितने भी देश हैं वो उसके ऊपर इतने ज्यादा सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है कि वो उससे अलग हट नहीं सकते। और इसीलिए अब ये एहसास हो रहा है इन लोगों को कि हम लोग को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी बनानी चाहिए। जर्मनी भी बात, लेकिन दूसरी तरफ इनको रशिया से बहुत ज्यादा डर लगता है। सिक्योरिटी थ्रेट से ज्यादा इनको जो डर लगता है, वो इनको जो डर है वो रशिया से
वहाँ पे जो रशिया ने पिछले कुछ समय में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए हैं वो रिमार्केबल। रशियन टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती होती है, बहुत हार्डी होती है और बहुत ईज़ी दामों पे भी मिल जाती है, जिसमें डॉलर का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो बहुत से देशों में इस बात की रुचि हो रही है, अफ्रीका में भी और दूसरी जगहों पे भी, कि यूरोप के ये जो देश हैं, इनसे दोस्ती बनाने से हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमें रशिया की तरफ ध्यान देना चाहिए। और भारत भी उनको उनके हित को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे करता रहता है। ग्लोबल साउथ के नाम से वो कहता है, मोदी जी का मतलब ग्लोबल साउथ के देशों को। तो ये है। फिर उसके बाद इस दौरे के अंदर प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो यूक्रेन में पीस के लिए काम करने के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार एक चीज कहते हैं कि जंग के चलते हुए ग्लोबल साउथ यानी अंडर डेवलप जो कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, उनको फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर की कमी की वजह से वहाँ के ऊपर बहुत दुश्वारियां बढ़ गई हैं। खाने पीने के सामग्री नहीं मिल रही है लोगों को, और जहाँ पे है मौजूद तो वो इतने महंगे दाम पे है कि वो खरीद नहीं पा रहे हैं। और ये सामान क्योंकि रशिया फर्टिलाइजर और फ्यूल वो रशिया काफी सप्लाई करता था खासतौर से अफ्रीका अफ्रीका नहीं और भी बहुत से देशों को, तो उसमें कमी की वजह से इन देशों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो भारत चाहता है कि जल्द से जल्द ये जंग रुके और आगे बढ़े, लेकिन फ्रांस और जर्मनी बिल्कुल नहीं राजी हैं जंग को रोकने के लिए। और उसी तरह कहते जरूर हैं कि जंग रुकनी चाहिए, मगर वो चाहते हैं कि अपने कंडीशन पे हो। और अमेरिका की जो शर्त है, अमेरिका चाहता है रिजीम चेंज हो वहाँ पे, और वो ये जो है उनका मानना ये है कि वहाँ के जो एलिट्स हैं, पॉलिटिकल एलिट, उनका मानना है रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, इसका विभाजन भी होना चाहिए। और अगर वहाँ पे क्राइसिस आती है तो उनको लगता है कि जो मुस्लिम प्रांत हैं वहाँ उनके वो अलग भी हो सकते हैं, और फिर रशिया कॉकेशस साइड रीजन में, और फिर रशिया कट ऑफ हो जाएगा सेंट्रल एशिया से। ये प्लान बहुत बड़ा नजर आता है जो मुझे नहीं लगता कि पूरा होता होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये जंग जो है ये यूरोप को डुबोने की तरफ बढ़ रही है, और ये लोग उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं चाहते। दूसरी बात एक ये भी है कि यूरोप का और अमेरिका का जो दबदबा था वो ये था कि इनकी टोटल मोनोपोली टेक्नोलॉजी पे थी। अब वो टेक्नोलॉजी पे इनकी मोनोपोली नहीं है। सस्ती टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी अवेलेबल है, फिर उसके अलावा भारत के पास बहुत टेक्नोलॉजीज है जो ये लीस्ट डेवलप या अंडर डेवलप नेशंस है उनके लिए काफी है। बहुत सी चीजें हम भारत सप्लाई कर सकता है, रशिया बहुत चीजें दे रहा है। और भारत ने नेशनल लिबरेशन मूवमेंट जो था फ्रांस के खिलाफ या जो भी था उसको हमेशा सपोर्ट किया, या फिलिस्तीन की स्ट्रगल को हमेशा सपोर्ट किया है। तो इन दोनों देशों की छवि बहुत अच्छी है। अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ भारत ने लंबी लड़ाई में उनका साथ दिया है। तो ये देश भारत चाहते, तो टेक्नोलॉजी अब इनकी मोनोपोली नहीं है। हाँ, इनके पास ये जरूर है बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, चाइना के पास बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ऑफ डुअल यूज या दोहरा यूज जिसका होता है सिविलियन में भी और आर्मी में भी। जो चीज आर्मी में आती है उसका यूज टेक्नोलॉजी सिविलियन में भी किया जा सकता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो जनरली देश एक दूसरे को नहीं देते और मुश्किल से हासिल हो पाती है। भारत इसी टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में फ्रांस से हमारे किस तरह के और रिश्ते बनते हैं। पूरी डिटेल बहुत से अखबार में छप चुकी है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने इसीलिए अपना फोकस जो है टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और नीति भारत की यह है कि सभी देशों से अच्छे संबंध बनाने की। एक तरफ तो वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बना रहा है, तो दूसरी तरफ अरब और ने देखा है कि ईरान से भी उसके अच्छे संबंध हैं, और साथ में वो रशिया से भी वो अच्छे संबंध बनाए। चाइना से उनकी समस्या अभी भी बनी है, और पश्चिमी देशों का मानना ये है कि भारत ही एक ऐसा क्रेडिबल देश है जो स्ट्रांग भी है मिलिट्रीली अदरवाइज भी, जो रशिया का काउंटर वेट, चाइना का काउंटर वेट बन सकता है, चाइना को रोक सकता है। उसका जो मसल फ्लेक्सिंग है पूरे साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में,
उसको केवल भारत ही रोक सकता है। भारत रोकने पे तैयार भी है, मगर भारत कोई जंग नहीं चाहता चाइना के साथ या किसी भी दूसरे देश के साथ। भारत की नीति ये है कि स्वयं को अपने को इतना तैयार रखो कि अगर कोई बाहर से अटैक होता है तो चाहे चाइना या पाकिस्तान या दोनों मिलकर भी करें तो उनसे निपटने के लिए तैयार रहे। इसीलिए वो ये डिफेंस डील्स वगैरह भी हो रही हैं अलग अलग देशों से। और दूसरी तरफ ये कि भारत स्वयं किसी देश पे कोई हमला करके नहीं देना चाहता। वो बातचीत से जो चाहे डोकलाम का इशू हो या हमने देखा ईस्ट लद्दाख में जिस तरीके से चाइनीज घुस आए थे, उनमें भी बातचीत के जरिए भारत चाइना से हटाने की कोशिश कर रहा है और बातचीत से हल करने की कोशिश करता है। लेकिन चाइनीज की जो नीति और नियत है वो उसके ऊपर सभी को डाउट है, पूरी दुनिया के ऊपर। और जिस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं अपने को, उससे एक बड़ा टेंशन पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है। वो एक बड़ी सुपर पावर बनते जा रहे हैं और उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे बजाय मुल्कों के डेवलपमेंट होने का वो चाइना के गुलाम होते चले जा रहे हैं। इतना बड़ा लोन दे देते हैं जो वो देश सस्टेन नहीं कर पाते, फिर बाद में प्रोजेक्ट को चाइनीज कंपनीज टेक ओवर कर लेती, जैसा कि हम बंटोटा पोर्ट में श्रीलंका में हमने देखा कि अब वो पोर्ट चाइना के पास आ गया है। 99 ईयर की लीज उन्होंने साइन कर लिया। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे और आइंदा हम फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे हम चाहेंगे कि अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखें और हमको बताएं भी कि किस नया टॉपिक में हम बातचीत करें। कुछ जो आपके दिमाग में हो, अगर बात करने लायक हुए, हमारी समझ ऐसी हुई तो हम ज़रूर उन टॉपिक्स पर भी बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।